प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही आसान। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि कोण ये जो है 3x है, क्योंकि 3 अनुपात दिया हुआ है। उसी तरह कोण भी कितना हो जाएगा हमारा 5x। बताइए कोण सी कितना हो जाएगा हमारा 9x, बिल्कुल सही। उसी तरह कॉन डी कितना हो जाएगा बताइए 13x, बिल्कुल सही। तो ये हमारे कॉन ए, कॉन बी, कॉन सी और कॉन डी आ गए x के रूप में। अब हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो हम चारों कोणों को जोड़ देंगे, कॉन ए धन कॉन बी धन कॉन सी धन कॉन डी बराबर 360 डिग्री लिख देंगे। अब कॉन ए की जगह हम क्या लिख देंगे 3x, कॉन बी की जगह 5x, कॉन सी की जगह 9x और कॉन डी की जगह 13x, ये हम रख देंगे। तो ए की जगह रख दिया 3x, बी की जगह 5x, सी की जगह 9x और डी की जगह 13x बराबर 360 डिग्री। 5x धन 3x धन 5x धन 9x धन 13x। ठीक है, 3, 5, 9 और 13x इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 30x। ठीक है, तो 30x बराबर मेरा हो गया 360 डिग्री। 30 को मैं दाई तरफ लेके जाऊंगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा 360/30। भाग दूंगा 360/30 में, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 12। तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 12 डिग्री। तो हमारा x बराबर आ गया 12 डिग्री। x बराबर हमने निकाला अभी 12 डिग्री। तो दोस्तों कोणे हमने कितना माना था 3x, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 12 डिग्री। तो कोणे हो जाएगा 3 गुणा 12 डिग्री। 3 गुणा 12 कितना होगा 36, तो कोणे हो जाएगा मेरा 36 डिग्री। उसी तरह कोण भी कितना माना था मैंने 5x, तो x की जगह कितना रख देंगे 12 डिग्री। तो कोण भी हो जाएगा 5 गुणा 12, 5 गुणा 12 कितना होता है 60, तो कोण भी हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। उसी तरह कौन सी मैंने कितना माना था 9x, x की जगह रख देंगे 12 डिग्री। तो कौन सी हो जाएगा 9 गुणा 12, 9 गुणा 12 होता है मेरा 108, तो कौन सी हो जाएगा मेरा 108 डिग्री। उसी तरह कौन डी कितना माना था 13x, x की जगह रख देंगे 12 डिग्री। कौन डी हो जाएगा 13, 13 गुणा 12, 13 गुणा 12 कितना होता है 156, तो कौन डी हो जाएगा मेरा 156 डिग्री। तो इस तरह हमने चारों कौन निकाल लिए, कौन ए कौन बी कौन सी और कौन डी, सबके मान ज्ञात कर लिए। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न दो, प्रश्न दो में हमें दिया यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो और इसके विकर्ण बराबर हो, तो दर्शाइए कि वो एक आयत होगा। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया एबीसीडी को, जिसमें ए बी और डीसी को समानांतर माना, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। एडी और बीसी को समांतर माना, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, तो ए बी बराबर डीसी होगा और एडी बराबर बीसी होगा। और हमें क्या दिया गया है सी ए और डीबी चतुर्भुज एबीसीडी के दो विकर्ण खींचे हमने। ठीक है, हमें दिया गया ये दोनों विकर्ण बराबर है, तो हमने लिख दिया सी ए बराबर डीबी। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो एबीसीडी है वो एक आयत है। ठीक है, आयत है मतलब कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और इसके सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये तो ये समांतर चतुर्भुज है उसी से आ गया। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा कि चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे। कोण ए 90 डिग्री का, कोण बी 90 डिग्री का, कोण सी 90 डिग्री का और कोण डी 90 डिग्री का। चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, तो ये हमारा एक आयत हो जाएगा। क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये तो समांतर चतुर्भुज से ही सिद्ध हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। अब बस हमें सिद्ध करना है कि चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीएडी में, यह है त्रिभुज एबीसी और यह है त्रिभुज बीएडी। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ए बी बराबर बी ए। ठीक है, ए बी और बी ए भुजा तो एक ही है, ए बी कह लो चाहे बी ए कह लो, ये भुजा तो ये उभयनिष्ठ है, तो ए बी बी ए के बराबर ही होगी।
भुजा है तो इसको हमने एस कह लिया साइड। बीसी बराबर एडी, ठीक है, जो बीसी भुजा है ये एडी के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया। ये भी भुजा है, एस लिख दिया हमने साइड। सी ए बराबर डीबी, सी ए बराबर डीबी, ये विकर्ण है इसके, तो विकर्ण भी बराबर है, ये भी दिया गया हमें, विकर्ण बराबर है। तो ठीक है, तो ये भी दिया गया है हमें प्रश्न में, तो इसको भी हम भुजा है तो एस लिख देंगे साइड। अब आप देखिए एस 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 नियम से, ठीक है, तो इसका क्रम समझ लेते हैं। ए से चले बी तक, ए से चले बी तक, फिर बी से चले सी तक, बी से चले सी तक, फिर सी से चले ए तक। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। इधर हम त्रिभुज लिख देंगे, फिर सर्वांग सम का चिन्ह बना देंगे। अब दूसरी तरफ देखेंगे, बी से चले ए तक, बी से चले ए तक, फिर देखिए ए से चले डी तक, ए से चले डी तक, फिर डी से चले बी तक, डी से चले बी तक। तो क्या क्रम हो गया हमारा यहाँ पर, बी ए डी। ठीक है, तो त्रिभुज बी ए डी बना देंगे। ठीक है, एसएसएस में तो बहुत ही आसान होता है क्रम को पहचानना। यहाँ पर क्या था अपना एबीसी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीएडी क्या है, सर्वांग सम है। किस नियम से? एसएसएस के नियम से। ठीक है, अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण एबीसी और कोण बीएडी बराबर होंगे। देखिए क्रम वही है, कोण एबीसी और कोण बीएडी बराबर होंगे। ठीक है, कोण एबीसी और कोण बीएडी बराबर होंगे। अब कोण एबीसी जो है, ये वाला जो कोण है, इसको मैं कोण बी भी कह सकता हूं, तो हमने इसको कह दिया कोण बी। ठीक है, और कोण बीएडी ये वाला कोण, इसको मैं कोण ए कह सकता हूँ, कोण ए, ये कोण बी। ठीक है, तो इसको कह दिया कोण ए, तो कोण बी बराबर कोण ए हो गया। ठीक है, तो ये कोण ए और कोण बी आपस में हो गए बराबर, इसको मैं कह दूंगा समीकरण 1। यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं एडी और बीसी, एडी और बीसी, इनको एक तिर्यक रेखा ए बी प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हमने प्रमेय 6.4 में पढ़ा था, अध्याय 6 में, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म कितना होता है, संपूरक 180 डिग्री। तो ये जो तिर्यक रेखा ए बी, इसके एक ही ओर मतलब ऊपर की ओर के दोनों कोण, कोण ए और कोण बी, इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्योंकि एडी और बीसी क्या है, यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो एडी और बीसी समांतर है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा ए बी के ऊपर के दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम कह देंगे कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब समीकरण 1 में हमने देखा था कोण बी बराबर कोण ए है, तो यहाँ पर अब कोण बी की जगह हम क्या रख देंगे, कोण ए। तो हमारा हो जाएगा कोण ए धन कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए धन कोण ए हो जाएगा 2 गुणा कोण ए बराबर 180 डिग्री। अब 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। ठीक है, 2 से भाग देंगे 180 का तो बचेगा 90। तो कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमने अभी ज्ञात किया कोण ए बराबर कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने लिख दिया कोण ए बराबर 90 डिग्री। समीकरण 1 में हमने देखा था कोण बी बराबर कोण ए है। ठीक है, कोण बी बराबर कोण ए है, तो कोण ए 90 डिग्री है तो कोण बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण बी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पता है, हमने प्रमेय 8.4 पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण ए और कोण सी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, तो कोण सी भी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर कोण बी और कोण डी भी सम्मुख कोण है, तो कोण बी बराबर कोण डी होगा, और कोण बी 90 डिग्री है तो कोण डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण डी भी हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अब आप देखिए आपके हमारे चारों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कितने हो गए, चारों कोण 90 डिग्री के बराबर हो गए। चारों कोण हो गए हमारे 90 डिग्री के। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, हमें दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है बराबर होती हैं, तो हमने लिख दिया एबी बराबर डीसी और एडी बराबर बीसी, सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। और अभी अभी हमने ज्ञात किया कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और हमने अध्याय 8 के परिचय में पढ़ा था एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर डीसी है और एडी बराबर बीसी है, दोनों युग्म बराबर है सम्मुख भुजाओं के लंबाई में, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे देखिए कोण ए,
कोण बी, कोण सी, कोण डी सब 90 डिग्री है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एबीसीडी क्या है? हमारा आयत है। यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रश्न 3, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया एबीसीडी एक चतुर्भुज है, तो हमने बना लिया एबीसीडी एक चतुर्भुज जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है। ठीक है, अब कहा गया है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि ये जो सारे कोण है एओबी, बीओसी, सीओडी और डीओए, ये चारों जो कोण है एओबी, बीओसी, सीओडी, डीओए, ये चारों कोण कितने के? 90 डिग्री के हैं। समकोण पर समद्विभाजित कर रहा है, और समद्विभाजित कर रहा है मतलब विकर्ण जो आपस में बराबर भागों में बटेंगे। तो एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज की परिभाषा होती है कि वो एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो हमें दो चीजें सिद्ध करनी पड़ेंगी कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तभी वो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो एक तो हमें सिद्ध करना होगा कि समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, और दूसरा हमें सिद्ध करना होगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। तब हम कह पाएंगे कि एबीसीडी जो है वो हमारा एक समचतुर्भुज है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज एओबी, ये वाला त्रिभुज पीला वाला, और त्रिभुज सीओबी, ये त्रिभुज हरा वाला। ठीक है, इसमें एओ बराबर सीओ, एओ और सीओ बराबर है क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बीडी एसी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो जो एओ है वो किसके बराबर होगा? सीओ के बराबर होगा। ठीक है, भुजा है तो हमने कह दिया एस साइड। कौन एओबी बराबर कौन सीओबी, ये दोनों कौन एओबी और कौन सीओबी, सीओबी, ये कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं, प्रश्न में दिया गया। ठीक है, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। कौन है तो हम ए कह देंगे एंगल। ओबी बराबर ओबी, ये तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये तो बराबर होनी ही है। भुजा है तो हम इसको एस कह देंगे साइड। ठीक है, अब आप देखिए क्रम देखिए पहले वाले का, ए से चले ओ तक एओ, फिर एओ बी, ए से चले ओ तक, फिर ओ से चले बी तक, फिर ओ बी, फिर ओ से चले बी तक। ठीक है, तो हमारा क्रम क्या आया? त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके? सी से चले ओ तक, हरे त्रिभुज में सी से ओ तक चले। कोण के लिए चलेंगे हम सी ओ बी, बी तक गए तो हमने लिखा सी ओ बी। ठीक है, फिर ओ से गए बी तक, तो वही क्रम बना रहा हमारा ओ से बी तक। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज जो है एओबी और सीओबी क्या है? हमारे सर्वांगसम है। किस नियम से? एस ए एस के नियम से। एस ए एस के नियम से सर्वांगसम है। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो आप देखिए पहला और आखिरी ए बी लिखा हमने, तो दूसरे त्रिभुज में भी पहला और आखिरी होगा सी बी, ये बराबर होंगे। तो ए बी बराबर सी बी, ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर होगी? सी बी भुजा के। किस नियम से? सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम सीबी को बीसी लिख दें, एक ही बात है, तो हमने सीबी को बीसी लिख दिया। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो गया? बीसी। इसे हम कह देंगे समीकरण 1। अब त्रिभुज बीओसी और त्रिभुज डीओसी में, हरा त्रिभुज और लाल त्रिभुज में बीओ बराबर डीओ। ठीक है, ये जो बीओ है आपका, ये डीओ के बराबर है। ये प्रश्न में ही दिया गया है क्योंकि एसी विकर्ण जो है वो बीडी को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये दोनों जो है बराबर बराबर होंगे। ठीक है, ये भुजा है तो हम इसको एस लिख देंगे साइड। कौन बीओसी बराबर कौन डीओसी, कौन बीओसी ये वाला कौन बराबर कौन डीओसी ये वाला कौन, ये दोनों कौन बराबर है क्योंकि ये समकोण है, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ये भी हमें दिया गया है प्रश्न में। कौन है तो इसको ए कह देंगे एंगल। ओसी बराबर ओसी, तो ओसी के बराबर ही होगा, उभयनिष्ठ भुजा है।
भुजा है तो हम एस कह देंगे साइड। अब देखिए क्रम क्या होगा, मैं हमेशा आपको क्रम समझाता हूँ। बाई तरफ देखिए बी से चले ओ तक, बी से चले ओ तक, तो हम त्रिभुज में लिख देंगे बी ओ। फिर कौन गया हमारा बी ओ सी, बी से चले ओ तक फिर गए सी तक, तो हो गया सी बी ओ सी। फिर ओ से सी तक तो उसी दिशा में गए, ओ से सी तक तो ओ से सी तक सही है हमारा। सर्वांग करके लिख दूंगा त्रिभुज डी से चले ओ तक, दाई तरफ देखिए डी से चले ओ तक, डी से चले ओ तक तो डी ओ लिख देंगे। कौन डी ओ सी, तो कौन डी ओ सी, फिर ओ से गए सी तक, ओ से गए सी तक, कौन डी ओ सी, फिर गए ओ से सी तक, उसी दिशा में गए तो ओ से सी तक, तो हम कह देंगे त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ओ सी के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे किस नियम से, एस ए एस नियम के द्वारा, एस एस नियम के द्वारा। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो संगत भाग भी बराबर होंगे। तो अब आप देखिए इसमें पहला और आखिरी ले लेते हैं हम, तो बी सी आ जाएगा, तो दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे तो डी सी आ जाएगा। तो हमारा आ गया बी सी बराबर डी सी। कैसे आया, सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो बीसी बराबर हो गया हमारा डीसी, डीसी के। अब डीसी को मैं सीडी लिख लेता हूँ, एक ही बात है डीसी लिखे या सीडी, तो बीसी बराबर सीडी लिख दिया मैंने यहाँ पर, बात तो एक ही है। इसे मैं कह देता हूँ समीकरण 2। अब त्रिभुज सीओडी लाल वाला त्रिभुज और त्रिभुज एओडी, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं हम सीओ बराबर एओ। ठीक है, सीओ और एओ बराबर है क्योंकि बीडी जो है एसी विकर्ण को समद्विभाजित करता है, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, इसलिए सीओ बराबर एओ होगा हमारा। भुजा है तो हम एस लिख देंगे साइड। कौन सीओडी बराबर कौन एओडी, तो सीओडी और एओडी कौन बराबर हो गए हमारे। ठीक है, कि क्यों हो गए बराबर, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो सीओडी और एओडी ये दोनों बराबर हो गए हमारे। कौन है तो ए लिख देंगे एंगल, और ओडी बराबर ओडी, ओडी और ओडी तो बराबर ही होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। एस है यानी कि साइड है, भुजा है, तो हमने एस लिख दिया। अब क्रम देख लेते हैं फिर से उसी तरीके से। हम जो है बाईं तरफ चले सी से ओ तक, ठीक है, सी से चले हम ओ तक, तो त्रिभुज लिख देंगे सी ओ। फिर कौन लिया हमने सीओ डी, तो सी से चले ओ तक गए डी तक, सीओ डी कर दिया हमने सामने की तरफ। और फिर आखिरी में हम ओडी गए तो उसी दिशा में गए ओडी, तो वही रहेगा हमारा। दाईं तरफ देख लीजिए त्रिभुज ए से गए ओ तक, ए से गए ओ तक, ठीक है, फिर कौन लिया एओडी, तो ए से ओ तक जा चुके हैं, फिर ओ से डी तक चलते हैं, तो ओ से डी तक चले, और भुजा में भी बोल रहा है ओ से डी तक जाने में, तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं। तो हमारा होगा त्रिभुज सीओडी सर्वांग त्रिभुज एओडी के किस नियम से, एस ए एस के नियम से। ठीक है, बहुत आसान है ये। अब अगर ये सर्वांग में दोनों त्रिभुज तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो पहला और आखिरी ले लेते हैं। तो बाई तरफ तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, पहला और आखिरी ले लेंगे एडी, तो सी डी बराबर हो जाएगा मेरा एडी के, सी डी और एडी बराबर हो जाएंगे किस नियम से, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या कहता है हमारा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो सी डी और एडी बराबर हो जाएगा। अब हम एडी को लिख देते हैं डीए, एक ही बात है, एडी लिखे या डीए लिखे, तो सी डी बराबर हो गया डीए। इसे हम कह देते हैं समीकरण 3। समीकरण 1 में हमने निकाला था ए बी बराबर बी सी, तो ए बी और बी सी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, हमने हरे रंग से दिखा दिया ए बी और बी सी बराबर हो गए। समीकरण 2 में हमने निकाला था बी सी बराबर सी डी, ठीक है, तो बी सी और सी डी बराबर हो गए, तो सी डी को भी हमने हरे रंग से दिखा दिया। ठीक है, समीकरण 3 में हमने निकाला था सी डी बराबर डी ए, तो सी डी हरे रंग से दिखाया हमने, जो लंबाई है वही लंबाई फिर डी ए की होगी, तो चारों की लंबाई जो है हरे रंग से हमने दिखा दी। अब समीकरण 1, 2 और 3 को हल करने पर अब आप देखिए ए बी बी सी के बराबर है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ए बी बराबर बी सी, बी सी किसके बराबर है, सी डी के, तो बी सी बराबर लिख दिया सी डी, सी डी किसके बराबर है, डी ए के, तो हमने सी डी बराबर डी ए, यानी कि चारों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो चारों भुजाएं बराबर तो हमने निकाल ली। अब हमें इसे एक समांतर चतुर्भुज भी निकालना पड़ेगा कि ये समांतर चतुर्भुज भी है, तभी हम इसको कह पाएंगे कि ये समचतुर्भुज है।
क्योंकि समचतुर्भुज की क्या कंडीशन थी कि वो एक समांतर चतुर्भुज हो और चारों भुजाएं बराबर हो। तो चारों भुजाएं बराबर तो निकाल ली, अब हम एबीसीडी को समांतर चतुर्भुज निकालेंगे। तो इसको कह देते हैं हम समीकरण 4। अब ए बी बराबर सी डी हम लिख सकते हैं, ए बी बराबर सी डी, इसको हम कह देते हैं समीकरण 5। उसी तरह बी सी बराबर डी ए लिख लेते हैं हम, इसको हम कह देते हैं समीकरण 6। निकाला समीकरण 5 में ए बी बराबर सी डी, तो हम कह देते हैं ए बी बराबर सी डी। उसी तरह बी सी बराबर डी ए, तो हम कह देते हैं बी सी बराबर डी ए। समीकरण 6 में निकाला था हमने ये। प्रमेय 8.3 में हमने पढ़ा था, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो क्या होता है, हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी बराबर है, उसी तरह बी सी और डी ए बराबर है। तो सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म बराबर है, तो ये क्या होगा हमारा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अर्थात एबीसीडी क्या होगा हमारा, समांतर चतुर्भुज होगा। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और हमने समीकरण 4 में निकाला था ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है। तो एक समांतर चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो एबीसीडी क्या होगा, एक सम चतुर्भुज होगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 4, दर्शाइए कि एक वर्ग के, हमें दिया गया एक वर्ग है, उसके विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जहां वो एक दूसरे को काटते हैं वहां समकोण बनाते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। कौन, विकर्ण, किसके, वर्ग के। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं प्रश्न में क्या दिया है और क्या हमें हल करने को कहा गया है। तो हमें दिया गया एबीसीडी एक वर्ग है, तो हमने बना लिया एबीसीडी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा, क्योंकि हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हो गई। और हमें दिया गया है ए सी और बी डी, एबीसीडी वर्ग के, एबीसीडी के वर्ग के दो विकर्ण है। ठीक है, दिए गए वर्ग के दो विकर्ण है, ए सी और बी डी। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी के विकर्ण ए सी और बी डी बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर बी डी होगा। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि जितने भी ये कोण है, कोण ए ओ बी, ये वाला जो कोण है ए ओ बी, कोण सी ओ बी ये वाला कोण, कोण सी ओ डी ये वाला कोण और कोण डी ओ ए ये वाला कोण, ये चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये हमें सिद्ध करना है, जहां पर भी ये काट रहे हैं वहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे विकर्ण एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे को विकर्ण क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए ओ सी के बराबर होगा, उसी प्रकार ओ बी जो है ओ डी के बराबर होगा। तो ये चीजें हमें सिद्ध करनी है, ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है। विकर्ण बराबर होंगे, एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे और समद्विभाजित करेंगे। तो ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी, ये रहा त्रिभुज एबीसी, और त्रिभुज बीएडी, ये रहा त्रिभुज बीएडी। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में देखिए ए बी बराबर बी ए, तो ए बी और बी ए तो बराबर ही होंगे क्योंकि एक ही भुजा है, ये उभयनिष्ठ। ठीक है, भुजा है तो हमने कह दिया एस साइड। कोण एबीसी बराबर कोण बीएडी, कोण एबीसी ये वाला कोण है और कोण बीएडी ये वाला कोण है। ठीक है, ये दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे और वर्ग के सारे कोण बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कोण है तो हमने लिख दिया ए। अब देखिए बीसी बराबर एडी, बीसी बराबर एडी, बीसी बराबर एडी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो बीसी बराबर एडी होगा। ये भी हमें दिया गया है क्योंकि वर्ग है, दिया गया चतुर्भुज वर्ग है, तो बीसी बराबर एडी होगा। ठीक है, अब हम इसका क्रम देख लेते हैं, क्रम आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम पहले त्रिभुज में ए से बी तक चले, ए से बी तक चले, पहले त्रिभुज में ए से बी तक चले। ठीक है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी। कौन है हमारा ए बी सी, ए से बी तक चले थे, सही चले थे, फिर सी तक जाना है तो हम बी से सी तक चलते हैं, सर्वांग सम। ठीक है, अभी और देख लेते हैं। फिर जो भुजा थी वो भी बी से सी तक गई तो सही दिशा में गई। अगला त्रिभुज बी से ए तक गया, बी से ए इस दिशा में गया, बी से ए। फिर कौन कौन सा लिया हमने, बी ए डी, तो बी ए डी लिया कौन, तो बी से ए तक गए, फिर ए से गए हम डी तक, तो बी से ए तक गए तो फिर जाएंगे ए से डी तक। फिर अगली भुजा क्या है, ए डी, तो ए डी हमने सही लिया है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज बीएडी के। किस नियम के द्वारा, एसएएस नियम के द्वारा। ठीक है, अब दो त्रिभुज सर्वांग हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी पहला और आखिरी हम ले लेंगे, तो पहला और आखिरी लेंगे तो क्या होगा, एसी। दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे तो होगा बीडी। तो एसी बराबर हो जाएगा हमारा बीडी। किस नियम से, सीपीसीटी। सीपीसीटी को हिंदी में कहते हैं सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अर्थात सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो एसी और बीडी बराबर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एसी और बीडी क्या है, दिए गए वर्ग के विकर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो जो चीज हमें सिद्ध करनी थी हमने एक चीज सिद्ध कर दी कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इति सिद्धम हम कर देते हैं इस भाग के लिए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। त्रिभुज ओएबी नीचे वाला त्रिभुज और त्रिभुज ओसीडी ऊपर वाले त्रिभुज में। कोण ओएबी, ठीक, ये वाला जो कोण है कोण ओएबी बराबर कोण ओसीडी, ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि आप देखिए इस वर्ग की भुजा ए बी और सी डी समानांतर होगी और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है एसी। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। दो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। कोण है तो हम ए कह देंगे एंगल, ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं, हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। भुजा है तो हम एस कह देंगे साइड। कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ ये, और कोण सी डी ओ ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजा ए बी और सी डी समानांतर होगी और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कौन सी, बी डी। ठीक है, तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। और कोण एबीओ और कोण सीडीओ ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, तो ये बराबर होंगे। कोण है तो ए कह देंगे एंगल। ठीक है, अब हम इसके क्रम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बाईं तरफ वाले त्रिभुज में हम शुरुआत करते हैं, कहां से चले, ओ ए बी। ठीक है, ओ से चले ए से चले बी। ठीक है, तो हमने लिख दिया ओ ए बी। ठीक है, फिर देखिए भुजा ए बी, तो हमारा क्रम बरकरार है। फिर हमने लिखा कोण ए बी ओ, ए से चले बी फिर ओ, तो ए से चले बी और फिर ओ पे वापस आएंगे लौट के, तो हमारा क्रम सही है। ये सर्वांग सम लिख लेंगे। अब दूसरा त्रिभुज लिया तो वहां पे ओ सी डी से शुरू किया, ओ से गए सी से गए डी। फिर आप देखिए सी से गए डी तो क्रम बरकरार रहा, सही है। फिर कोण में गए सी से डी फिर ओ, तो सी से डी फिर ओ गए, तो ये क्रम हमारा सही रहा। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज ओ ए बी है और त्रिभुज ओसीडी वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किस नियम के द्वारा होंगे, ये ऐसे नियम के द्वारा होंगे। अब हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसके संगत भाग बराबर होंगे, किस नियम से, सीपीसीटी से। तो आप देखिए इसमें शुरू के दोनों अक्षर ले लेते हैं ओ ए, तो दाईं तरफ भी शुरू का अक्षर ले लेंगे दोनों, तो हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, ये हो गया किस नियम से, सीपीसीटी से। सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम भाग बराबर होते हैं। अब ले लेते हैं पहला और आखिरी, तो ओ बी बराबर हो जाएगा, पहला और आखिरी लिया, क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर पहला और आखिरी लेंगे ओ डी। ये भी किस नियम से, सीपीसीटी नियम से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब आप देखिए ओ बी बराबर ओ डी हुआ। ठीक है, तो आप देखिए ओ ए बराबर ओ सी है, तो ये दो बराबर भागों में बट रहा है ए सी। उसी तरह ओ बी बराबर ओ डी है, तो जो बी डी है वो भी दो बराबर भागों में बट रहा है। तो हम कह सकते हैं वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि दो बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, यही हमें सिद्ध भी करना था, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओबी में एओ बराबर सीओ, एओ बराबर सीओ ये भी अभी हमने सिद्ध किया था कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो एसी जो विकर्ण है वो दो बराबर भागों में बट गया था एओ और सीओ में, ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो एस है, साइड के लिए एस लिख दिया हमने, भुजा है। दूसरी भुजा ओबी, ओबी तो ओबी के बराबर ही होगी, उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा है तो हम एस लिख देंगे साइड के लिए। अगली भुजा हमने लिखा बी ए बराबर बी सी। ठीक है, तो बी ए और बी सी क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं, और हमें पता है वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है।
और ये भुजा है तो हम एस लिख देंगे साइड के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए ये एस 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 है, तो एस 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 के लिए क्रम लिखना बहुत आसान होता है। आप पहले पहले अक्षर को पकड़ लीजिए दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ बी, सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ बी के, किस नियम से, एस 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 नियम से, एस 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 नियम से। अब ये सर्वांगसम होगा तो इसके संगत भाग भी बराबर होंगे, किस नियम से, सीपीसीटी, सीपीसीटी को हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो बिना क्रम बदले ही हम लिख रहे हैं कोण एओबी, कोण एओबी, ये वाला जो कोण है एओबी किसके बराबर होगा, कोण सीओबी के, सीओबी कोण के बराबर होगा, ठीक है। किस नियम से, सीपीसीटी नियम से। तो अभी हमने निकाला एओबी बराबर है सीओबी के, ठीक है। अब आप देखिए कोण एओबी, कोण एओबी और कोण सीओबी ये एसी रेखा पर कौन है, ये दोनों कोण एसी रेखा पर है, तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। अब सीओबी की जगह मैं क्या रख दूंगा, एओबी, सीओबी की जगह मैंने रख दिया एओबी यहाँ पर, तो ये मेरा हो गया कोण एओबी धन कोण एओबी बराबर 180 डिग्री। अब कोण एओबी धन कोण एओबी क्या हो जाएगा, 2 गुणा कोण एओबी बराबर 180 डिग्री। अब 2 को 180 के नीचे ले जाऊंगा दाईं तरफ, तो कोण एओबी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2, 2 से भाग दूंगा तो बचेगा मेरा 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण एओबी मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री। अब ऊपर देखिए कोण एओबी किसके बराबर है, कोण सीओबी के, तो कोण सीओबी भी मेरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण एओबी और कोण सीओबी दोनों मेरे कितने हो गए, 90 डिग्री के। तभी हमने निकाला कोण एओबी बराबर 90 डिग्री और कोण सीओबी बराबर 90 डिग्री। अब आप देखिए कोण सीओडी जो है, ये वाला जो कोण है, ये कोण एओबी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और कोण एओबी हम कितना निकाल चुके हैं, 90 डिग्री, तो कोण सीओडी भी कितना हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए कोण डीओए, ये वाला जो कोण है डीओए, कोण डीओए किसके बराबर होगा, कोण सीओबी के, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। और कोण सीओबी में कितना निकाल चुका हूँ, 90 डिग्री, तो कोण डीओए भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमने देखा कि चारों कोण एओबी सीओबी सीओडी डीओए चारों कितने के बराबर आ गए, हमारे 90 डिग्री के बराबर आ गए। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण समकोण पर काटते हैं, ठीक है। समद्विभाजित करते ही हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते ही हमने अभी सिद्ध कर दिया। तो हमने जो भी तीनों चीजें सिद्ध करनी थी इस प्रश्न में, तीनों को सिद्ध कर दिया। तो हम यहाँ पर भी कह देंगे इति सिद्धम। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5 दोस्तों, प्रश्न 5 जो है वो प्रश्न 4 का विलोम ही है। चलो देखते हैं क्या है ये प्रश्न 5। दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो एक वर्ग होता है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है। हमें दिया गया एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें जिसके विकर्ण एसी और बीडी है जो कि बराबर है। तो एसी बराबर बीडी, एसी और बीडी विकर्ण बराबर है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। और दिया गया है चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो विकर्ण है वो बराबर दो भागों में एक दूसरे को काटते हैं, मतलब कि एओ बराबर होगा आपका सीओ, उसी तरह बीओ बराबर होगा आपका डीओ, ठीक है, ये हमें दिया गया है। और क्या दिया है, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी ये काट रहे हैं वहां पर सभी कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के। कोण एओबी, कोण सीओबी, कोण सीओडी और कोण डीओए, ये चारों कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तो ये तो अभी हमने लिखा जो प्रश्न में दिया गया है। अब हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी अगर वर्ग होगा तो उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होंगी। तो हमें सिद्ध करना होगा ए बी बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए,
कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ये हमें निकालना होगा, सिद्ध करना होगा। और सभी कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, सभी कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के। तो अगर हमने ये दोनों चीजें सिद्ध कर दी कि चारों भुजाएं बराबर है और चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो हम कह पाएंगे कि ABCD एक वर्ग है, और यही हमें दर्शाना है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं AO बराबर CO, AO और CO बराबर हमें दिए हुए हैं प्रश्न में, क्योंकि हमें कहा गया है कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो AO बराबर CO प्रश्न में दिया गया है। ये भुजा है तो हमने लिख दिया S, यानी कि साइड। कोण AOB, ये वाला कोण, बराबर कोण COD, ये वाले कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण है तो हम A लिख देंगे। ठीक है, फिर OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये भी बराबर होगा, ये भी दिया गया प्रश्न में, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो OB बराबर OD, ये हमें दिया गया है। भुजा है तो S लिख देंगे साइड। ठीक है, अब आप देखिए SAS नियम से ये सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो SAS नियम से क्रम लिखने का आसान तरीका देखते हैं हम, क्योंकि SAS नियम है तो दोनों भुजाओं के बीच में वो कोण है। ठीक है, तो क्रम लिखने के लिए हम दोनों भुजाओं का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, पहला त्रिभुज मैं लिखूंगा, तो पहला त्रिभुज जो है A से शुरू हुआ O तक, तो लिखा AO। तो अब दूसरी भुजा को देखूंगा, वो O से शुरू होनी चाहिए, जहां पे पहली भुजा खत्म हुई वहां से दूसरी भुजा शुरू होनी चाहिए। हो रही है, कहां तक जा रही है? B तक, तो मैं लिख दूंगा B। सर्वांग सम दाईं तरफ, पहली भुजा क्या है? C से O तक, तो मैंने लिख दिया C से O तक। अब दूसरी भुजा को देखूंगा मैं, वो कहाँ से? O से शुरू होनी चाहिए, जहां पे पहली भुजा खत्म हुई थी, तो O से शुरू हो गई, O से कहां तक गई? D तक, तो O के बाद D तक लिख दूंगा। तो मेरा हो जाएगा त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD के, किस नियम से? SAS नियम के द्वारा। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो आप देखिए, पहला और आखिरी अक्षर लिया, तो पहला और आखिरी क्या है? AB, किसके बराबर होगा? दूसरी तरफ भी पहला और आखिरी CD के। ठीक है, तो AB जो है वो किसके बराबर हो गया मेरा? CD के। ठीक है, ये निकाल लिया मैंने, इसको मैं कह देता हूं समीकरण 1। अब त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOA में, त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOA में, ठीक है, BO बराबर DO, BO बराबर DO, ये हमें दिया गया है, क्योंकि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ये प्रश्न में दिया गया है। भुजा है तो हम S लिख देंगे साइड के लिए। कोण BOC बराबर कोण DOA, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होने ही है। कोण है तो हम A लिख देंगे एंगल के लिए। अब OC बराबर OA, OC बराबर OA, OC और OA बराबर है, क्योंकि ये भी हमें दिया गया प्रश्न में कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये AC विकर्ण जो है समद्विभाजित हो रहा है OC और OA में, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। अब ये भुजा है तो हम S लिख देंगे साइड के लिए। ठीक है, अब आप देखिए ये SAS है, तो SAS का क्रम लिखने का आसान तरीका बताता हूँ मैं, कि जो दोनों साइड वाले हैं उसको देखिए बस आप। तो त्रिभुज, पहली भुजा कौन सी है? BO, तो B से शुरू हुआ O पे, दूसरी भुजा O से शुरू होना जरूरी है, दूसरी O से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है? C तक, तो हम लिख देंगे C, हो जाएगा त्रिभुज BOC। सर्वांग सम किसके? अब दूसरा त्रिभुज D से शुरू हो रहा है O तक, तो हमने लिख दिया DO। अब अगला जो भुजा है वो O से शुरू होनी चाहिए, हो रही है, और कहां तक जा रही है? A तक, तो हम लिख देंगे A। ठीक है, तो हमारा हो गया ये त्रिभुज BOC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DOA के, किस नियम से? SAS के नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो पहला और आखिरी ले लीजिए इसका भी, तो BC बराबर किसके हो जाएगा? DA के, क्योंकि दाईं तरफ भी पहला और आखिरी ले लेंगे, तो BC बराबर हो गया हमारा DA, किस नियम से? CPCT से। CPCT मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कह देते हैं समीकरण 2। BC बराबर DA को हमने कह दिया समीकरण 2। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में, ठीक है, AO बराबर CO दिया हुआ है हमें। ठीक है, AO और CO बराबर है, क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। भुजा है तो हमने लिख दिया S,
कोण AOB बराबर कोण COB, क्योंकि दोनों कोण कितने के 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत विभाजित करते हैं, लंबवत। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। कोण है तो हमने A लिख दिया, OB बराबर OB तो होगा ही क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो भुजा है तो हमने S लिख दिया साइड के लिए। अब आप देखिए इसका क्रम लिखने का तरीका SAS है ये। ठीक है, SAS नियम से सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो SAS नियम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, दोनों भुजाओं को देखो बस। ठीक है, तो पहली भुजा A से शुरुआत हुई O तक, तो ये क्या A से O तक, फिर दूसरी भुजा O से शुरू होनी चाहिए और B तक गई, तो O से शुरू होकर B तक गई। उसी तरह दाईं तरफ देखिए C से शुरुआत होकर O तक गई, C से शुरुआत होकर O तक गई, फिर दूसरी भुजा जो आखिरी भुजा है वो O से ही शुरू होनी चाहिए, कहाँ तक गई B तक, तो हमने लिख दिया B। तो हम कह देंगे त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COB के, किस नियम से, SAS के नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो पहले और आखिरी अक्षर को ले रहे हैं यहाँ पर भी, तो AB दाईं तरफ पहला और आखिरी अक्षर क्या होगा CB, AB बराबर क्या हो जाएगा मेरा CB, किस नियम से, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब CB को मैं BC लिख सकता हूँ, तो मैंने BC लिख दिया, तो AB बराबर हो गया मेरा BC के, तो AB बराबर आ गया मेरे BC के। इसको मैं कह दूंगा समीकरण 3। समीकरण 1 में हमने निकाला था AB बराबर CD, तो हम यहाँ दिखा देते हैं कि AB और CD भुजाएं आपस में बराबर है। समीकरण 3 में हमने निकाला था AB बराबर BC, तो BC भुजा भी AB के बराबर होगी और AB भुजा पहले से ही CD के बराबर है। समीकरण 2 में हमने निकाला था BC बराबर DA, तो DA भुजा भी BC के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 और 3 को हल करने पर हमें क्या मिलेगा, अब देखिए AB बराबर BC समीकरण 3 में है, BC बराबर CD। ठीक है, BC बराबर CD, क्योंकि BC क्या है AB के बराबर है और AB किसके बराबर है, CD के, तो CD भी बराबर होगा। और DA जो है वो BC के बराबर है, तो DA भी CD के बराबर होगा, तो ये चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, जिसे हम कह देंगे समीकरण 4। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं AB बराबर BA, AB और BA ये तो उभयनिष्ठ भुजा ही है। ठीक है, AB और BA एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ है, तो ये तो बराबर ही होगी। भुजा है तो हम S लिख देंगे साइड। BC बराबर AD, BC बराबर AD, ये भी हमने सिद्ध किया था, चारों भुजाएं बराबर है, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं, तो ये भी भुजा है तो हम S लिख देंगे। CA बराबर DB, CA बराबर DB, ठीक है, CA बराबर DB। चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। ठीक है, तो ये भी भुजा है तो हम इसको लिख देंगे S। अब मैंने बताया था SSS से क्रम निकालना बहुत आसान है। क्या करते हैं, पहले पहले अक्षर को पकड़ लेते हैं दोनों तरफ, वही हमारा सर्वांग सम का क्रम हो जाएगा। तो कह पाएंगे हम त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD के, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD के, किस नियम से, SSS नियम के द्वारा। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण ABC, कोण ABC ये वाला कोण बराबर होगा कोण BAD के, इस कोण के बराबर होगा, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब कोण ABC को मैं कोण B भी बोल सकता हूँ और कोण BAD को मैं कोण A बोल सकता हूँ, तो कोण B बराबर कोण A होगा, जिसे हम कह देंगे समीकरण 5। समीकरण 4 में भी हमने निकाला था कि ये चारों भुजाएं बराबर है, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, तो AB बराबर CD हम लिख सकते हैं और BC बराबर DA। ठीक है, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमने प्रमेय 8.3 में पढ़ा था, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए AB और CD सम्मुख भुजाएं हैं और BC और DA ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, तो दोनों युग्म बराबर हैं लंबाई में, तो ये ABCD क्या हो जाएगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज,
हो जाएगा। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, तो ए बी समानांतर हो जाएगा सी डी के, उसी तरह बी सी समानांतर हो जाएगा डी ए के। ठीक है, इसे हम कह देंगे समीकरण 6। समीकरण 6 में हमने निकाला था बीसी और डीए जो है वो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं बीसी और डीए, इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करिए ए बी पर। ठीक है, प्रमेय 6.4 में हमने पढ़ा था अध्याय 6 में, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा है ए बी, ए बी के ऊपर की ओर के दोनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण ए धन कोण बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि बीसी और डीए क्या है, समानांतर रेखाएं हैं, और ए बी क्या है, तिर्यक रेखा। तो कोण ए धन कोण बी हो गया 180 डिग्री। कोण बी बराबर कोण ए, ये हमने समीकरण 5 में निकाला था, तो कोण बी की जगह मैं क्या रख दूंगा, कोण ए। तो मेरा हो जाएगा कोण ए धन कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए धन कोण ए क्या हो जाएगा, 2 गुणा कोण ए बराबर 180 डिग्री। 2 दाईं तरफ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 बटा 2। काटेंगे तो 180 को 2 से भाग देंगे तो मिलेगा मेरे को 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर मेरा कितना आ गया, 90 डिग्री। कोण ए आ गया मेरा 90 डिग्री। अभी हमने निकाला कोण ए बराबर 90 डिग्री। समीकरण 5 में हमने निकाला था कोण बी बराबर कोण ए, तो कोण बी भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि कोण ए 90 है, तो कोण बी जो है कोण ए के बराबर है, तो कोण बी कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने प्रमेय 8.4 पढ़ी थी इसी अध्याय में, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि एबीसीडी क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण ए कोण सी के बराबर होगा, तो कोण सी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कोण ए और कोण सी क्या है, सम्मुख कोण है। उसी तरह कोण बी और कोण डी सम्मुख कोण है, तो कोण बी और कोण डी बराबर होंगे, तो कोण बी और कोण डी भी कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण डी 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर हमारे सारे कोण, कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी कितने के हो गए, 90 डिग्री। इसे हम कह देंगे समीकरण 7। समीकरण 4 में हम निकाल चुके हैं कि चारों भुजाएं हमारी बराबर है, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, और समीकरण 7 में हमने निकाला था कि चारों कोण बराबर है हमारे और 90 डिग्री के हैं। अध्याय 8 के परिचय में हमने पढ़ा था, अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में मैंने बताया था, एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर समीकरण 4 में सभी भुजाएं बराबर है और समीकरण 7 में सभी कोण 90 डिग्री के हैं, तो एबीसीडी क्या होगा, मेरा एक वर्ग होगा, और यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 6 में हमें दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, मतलब हमें एक चतुर्भुज दिया गया जो कि समांतर चतुर्भुज है, का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और उसका एक विकर्ण है एसी जो कि कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो हमें क्या दर्शाना है प्रश्न में, भाग इसके दो भाग हैं प्रश्न के। पहले भाग में हमें बताना है कि ये जो विकर्ण है वो कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा, एसी जो विकर्ण है वो कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा। और दूसरे भाग में हमें दर्शाना है कि एबीसीडी जो है एक समचतुर्भुज होगा। तो आइए, तो जो भी प्रश्न में दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। पहले हमें दिया एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने एक चतुर्भुज बना लिया एबीसीडी जो कि समानांतर है। समांतर है तो सम्मुख भुजाएं समानांतर होंगी, तो ए बी और डी सी आपस में समानांतर होंगी और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होंगी, ए बी और डी सी आपस में बराबर होंगी। उसी तरह एडी और बीसी ये दोनों सम्मुख भुजाएं भी आपस में समानांतर होंगी और बराबर होंगी, तो हमने लिख लिया एडी समानांतर बीसी और एडी बराबर बीसी। अब चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी जो है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, ये रहा कोण ए। अब इसको विकर्ण एसी जो है दो भागों में बांट रहा है। अब देखिए कोण बीएसी, ये वाला जो कोण है नीचे वाला कोण बीएसी बराबर कोण डीएसी, ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, ये हमें प्रश्न में दिया है कि समद्विभाजित कर रहा है विकर्ण इसको कोण ए को। ठीक है, इन दोनों कोणों को हम मान लेते हैं कोण 1 और कोण 2। बीएसी को माना है कोण 1 और डीएसी को माना है कोण 2, तो हमने लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। भाग 1 में हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण एसी जो है कोण सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि ये जो कोण सी है इसको दो बराबर भागों में बांटता है,
तो इसके दो कोण मान लिए हमने, कोण 3 और कोण 4। तो हमें सिद्ध करना होगा कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है। और दूसरे भाग में हमें बोल रहा है सिद्ध करने को एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ठीक है। प्रश्न में दिया गया एक समांतर चतुर्भुज है, तो अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, समचतुर्भुज। तो हमें यहाँ पर दर्शाना होगा कि इस समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। तो एबीसीडी क्या कहलाएगा, हमारा समचतुर्भुज कहलाएगा। तो ये हमें इस प्रश्न में दर्शाना है। आइए अब हम इस प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, तो ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं। अब यहाँ पर देखिए दो समांतर भुजाएं ए बी और डी सी, इन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा एसी काट रही है। ठीक है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, हमें पता है। तो कोण 1 और कोण 4 बराबर होंगे, क्योंकि कोण 1 और कोण 4 क्या है, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 4, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, तो एडी और बीसी समानांतर भुजाएं हैं। और यहाँ पर आप देखिए दो समांतर रेखाएं एडी और बीसी, ये दोनों समांतर हैं एडी और बीसी, इनको एक तिर्यक रेखा एसी प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण 2 और ये कोण 3, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो कोण 2 और कोण 3 हमारे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। तो कोण 2 बराबर कोण 3 को हम कह देंगे समीकरण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 और कोण 2 बराबर है हमारे। क्यों, क्योंकि जो विकर्ण एसी है वो कोण 1 को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। तो ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है, कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 और कोण 3 बराबर एकांतर अंतःकोण थे, समीकरण 2 में हमने निकाला था। कोण 2 बराबर कोण 3। तो आप देखिए कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है, और कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 में हमने निकाला था कोण 1 बराबर कोण 4, एकांतर अंतःकोण थे ये भी। तो 4 भी 1 के बराबर है, तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। इसे हम कह देते हैं समीकरण 3। तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो रहा है यहाँ पर, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है। तो हमने लिख दिया कोण 3 बराबर कोण 4। अब आप देखिए कोण 3 और कोण 4 बराबर है, इसका मतलब जो है जो कोण सी था, पूरा पूरा जो कोण सी था, दो बराबर भागों में बट गया, 3 में और 4 में। तो हम कह सकते हैं कि जो विकर्ण एसी है, जो विकर्ण एसी है वो कोण सी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। दो बराबर भागों में बांट रहा है मतलब समद्विभाजित कर रहा है, और यही हमें प्रश्न 1 में दर्शाना था। तो हम कह सकते हैं विकर्ण एसी कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो हमारा भाग 1 सिद्ध हो गया यहाँ पर, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। समीकरण 3 में हमने निकाला था कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, तो हमने लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 3। तो कोण 1 और कोण 3 मेरे बराबर हो गए। ठीक है। अब हमने अध्याय 7 की प्रमेय 7.3 में पढ़ा था, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर बराबर कोण कौन कौन से हैं, 1 और 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी लिया हमने। ठीक है, जिसको हरे रंग से दिखा दिया। बराबर कोण कौन कौन से हैं, 1 और 3। तो 1 के सामने की भुजा है हमारी बीसी, और 3 के सामने की भुजा है एबी। तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो हम कह देंगे एबी बराबर एसी, एबी और एसी बराबर होंगे। इसे हम कह देते हैं समीकरण 4। एबी बराबर बीसी है, ये हमने भी समीकरण 4 में निकाला था। तो एबी और बीसी भुजा बराबर हो गई हमारी। एबी और सीडी भुजा बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और एबीसीडी जो है हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी और सी डी बराबर होगी। ठीक है। तो सी डी को भी हमने ए बी के बराबर कर दिया। अब बी सी और डी ए, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, बी सी और डी ए ये भी आपस में बराबर होगी, तो डी ए को भी हमने बी सी के बराबर कर दिया।
तो आपने देखा कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो हम कह देते हैं ए बी बराबर बी सी, समीकरण 4 से। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी लिखा, फिर हमने लिखा ए बी बराबर सी डी। ठीक है, तो सी डी भी बराबर हो गया यहाँ से। फिर आखिरी में बी सी बराबर डी ए था, बी सी बराबर डी ए, तो ये चारों आपस में बराबर हो गई भुजाएं। इसे हम कह देंगे समीकरण 5। समीकरण 5 में हमने निकाला ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है और एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये तो प्रश्न में ही दिया गया है। हमने अध्याय 8 के परिचय में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। हमने समचतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी थी अध्याय 8 के परिचय में। तो अगर आपने हमारे अध्याय 8 का परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। वहां पर हमने कहा था कि समचतुर्भुज क्या होगा? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी चारों भुजाएं भी आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल लेंगे एबीसीडी हमारा क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा और यही हमें प्रश्न में दर्शाने को कहा गया था। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 7 में हमें दिया गया है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, एक समचतुर्भुज दिया गया एबीसीडी, तो हमें दर्शाना है कि विकर्ण एसी जो है वो कोण ए और कोण सी को दोनों को समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा, तथा विकर्ण बीडी कोण बी और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं पहले कि हमें क्या दिया गया है और फिर हमें क्या सिद्ध करना है, क्या दर्शाना है। हमें दिया गया है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, तो हमने एबीसीडी एक समचतुर्भुज बना लिया। ठीक है, अब हमें पता है समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, ए बी और डी सी समानांतर होंगी और दूसरी सम्मुख भुजाएं ए डी और बी सी ये भी समानांतर होंगी। और हमें पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी जो है वो बी सी के बराबर होगी, बी सी ए बी और बी सी सी डी के बराबर होंगे और ए बी और बी सी और सी डी डी ए के बराबर होंगे। तो चारों भुजाएं इसमें बराबर होंगी। अब हम देखते हैं हमें क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है विकर्ण एसी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये विकर्ण एसी है, ये हमारा कोण ए है, तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक कोण ए और कोण एक और कोण दो। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण एक और कोण दो बराबर होंगे। ठीक है, कोण एक और कोण दो आपस में बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है कि एसी विकर्ण जो है कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। ये हमारा कोण सी, ये हमने कोण मान लिए तीन और कोण चार, तो ये कोण तीन और कोण चार बराबर होनी चाहिए अगर कोण सी समद्विभाजित हो रहा है तो हमें सिद्ध करना होगा कोण तीन बराबर कोण चार। ठीक, और हमें क्या सिद्ध करने को कहा गया है? विकर्ण बीडी कोण कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये है विकर्ण बीडी, ये हमारा कोण बी। ठीक है, तो इसके दोनों कोण हमने मान लिए 5 और 6, तो कोण 5 और कोण 6 बराबर होंगे, तो हमें कोण 5 और कोण 6 को बराबर सिद्ध करना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि विकर्ण बीडी जो है कोण बी को समद्विभाजित करता है। उसी तरह हमसे कहा गया कि विकर्ण बीडी कोण डी को समद्विभाजित करता है, ये हमारा कोण डी, इसके कोणों को हमने मान लिया कोण 7 और कोण 8। ठीक है, तो अगर विकर्ण बीडी कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होनी चाहिए, तो हमें सिद्ध करना होगा कोण 7 बराबर कोण 8। तो ये सारी चीजें हमें इस प्रश्न में दर्शानी है, सिद्ध करनी है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमने प्रमेय 7.2 पढ़ी थी अध्याय 7 में। ठीक है, प्रमेय 7.2 क्या कहती है? एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर बी सी, ए बी और बी सी बराबर है, क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और हमें पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और हमें प्रश्न में दिया गया ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी, हरा रंग का जो त्रिभुज एबीसी, इसमें देखिए ए बी बराबर बी सी दे रखा है, तो ए बी का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण तीन, और बी सी का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा? कोण एक। तो कोण एक और कोण तीन जो है मेरे बराबर हो जाएंगे,
तो हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 3। इसे हम कह देंगे समीकरण 1। तो प्रमेय 7.2 जिसका जिक्र हमने अभी किया था, यदि एक त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो यहाँ पर देखिए CD और DA ये आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और हमें प्रश्न में दिया गया ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो CD और DA बराबर होंगे। अब त्रिभुज CDA में ये जो पीले रंग का त्रिभुज है CDA, इसमें देखिए CD और DA बराबर है, तो CD का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 2। और DA का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 4। तो प्रमेय 7.2 से कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। इसे हम कह देते हैं समीकरण 2। AB और DC समांतर होंगी क्योंकि ये क्या है? समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और हमें पता है समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है समांतर होती हैं, तो AB और DC जो है समांतर होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए दो समांतर रेखाएं AB और DC। ठीक है, AB और DC दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4 क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाओं AB और DC को एक तिर्यक रेखा AC प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण 1 और कोण 4 होंगे हमारे एकांतर कोण, और हमें पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4। कोण 1 बराबर कोण 4 को हम कह देते हैं यहाँ पर समीकरण 3। समीकरण 3 में हमने निकाला था कोण 1 और कोण 4 बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोण 1 और कोण 4 बराबर है। ठीक है, उसी तरह समीकरण 2 में हमने निकाला था कोण 2 और कोण 4 बराबर है। ठीक है, कोण 2 और कोण 4 बराबर है। अब समीकरण 2 और 3 को हल करिए। कोण 4 जो है कोण 1 के भी बराबर है और कोण 4 जो है कोण 2 के भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल, क्योंकि दोनों कोण 4 के बराबर है। तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। यहाँ पर आप देखिए कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, और जो कोण A है, कोण A है वो किससे मिलकर बना है? कोण 1 और कोण 2 से। तो यहाँ पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विकर्ण AC जो है, विकर्ण AC वो कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, कोण 1 और कोण 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमें यही बताना था प्रश्न के पहले भाग में, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। समीकरण 1 में हमने निकाला था कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 3। ये हमने समीकरण 1 में निकाला था, और समीकरण 3 में हमने निकाला था कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, तो हमने कोण 4 भी लिख दिया। अब कोण 1 देखिए आप, वो कोण 3 के बराबर है, और कोण 1 कोण 4 के भी बराबर है। तो जब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे तो हम कह देंगे कि कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण जो है कोण 1 के बराबर है। तो कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर होगा। अब आप देखिए कोण 3 और कोण 4 जो है दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कोण C। ठीक है, कोण C किस किस से मिलके बना है? कोण 3 और कोण 4 से। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये जो विकर्ण AC है ये कोण C को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब कि समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि कोण 3 और कोण 4 बराबर है। तो हम यहाँ पे कह देंगे विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ये हमें प्रश्न में दर्शाना था, विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। यहाँ पे हम कह देंगे इति सिद्धम। हमने प्रमेय 7.2 पढ़ी थी अध्याय 7 में, क्या कहती है? त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसका भी हम उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए भुजा AB बराबर भुजा DA, AB और DA बराबर है, क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और हमें पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब त्रिभुज ABD में, हरे त्रिभुज में देखिए ABD में AB बराबर DA है, AB भुजा DA भुजा के बराबर है, और प्रमेय 7.2 के हिसाब से क्या होगा? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। AB भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 7। उसी तरह DA भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण 5। तो कोण 5 और कोण 7 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसे हम कह देते हैं समीकरण 4। प्रमेय 7.2 हमने फिर से लिख दी, एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए BC बराबर CD लिखा हमने, क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं और हमें पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो BC और CD बराबर हो गए। अब त्रिभुज BCD में, पीले त्रिभुज में, ठीक है। अब आप देखिए BC और CD बराबर है, तो प्रमेय 7.2 के हिसाब से क्या होगा, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। BC का सम्मुख कोण क्या है, कोण 8। उसी तरह CD का सम्मुख कोण क्या है, कोण 6। तो कोण 6 और कोण 8 आपस में बराबर होंगे, तो हमने लिख दिया कोण 6 बराबर कोण 8। इसे हम कह देते हैं समीकरण 5। AB भुजा और DC भुजा जो है वो आपस में समानांतर होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये, और हमें पता है समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो AB और DC समांतर भुजाएं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं AB और DC को एक तिर्यक रेखा BD काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 8 ये आपस में एकांतर कोण है, ठीक है, तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के बीच के कोण, ठीक है। तो कोण 5 बराबर कोण 8 होगा, क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, तो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काट रही है तब। तो कोण 5 बराबर कोण 8 को हम मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा समीकरण 6। समीकरण 6 में हमने निकाला था कोण 5 जो है कोण 8 के बराबर है, कोण 5 और कोण 8 बराबर है। उसी तरह हमने समीकरण 5 में निकाला था कोण 6 और कोण 8 बराबर है, कोण 6 और कोण 8 बराबर है। अब आप देखिए कोण 8 जो है वो कोण 5 के भी बराबर है, और कोण 8 जो है कोण 6 के भी बराबर है। तो हम समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल करेंगे तो हमें क्या आएगा, कोण 5 और कोण 6 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, कोण 8 के बराबर है दोनों कोण, ठीक है। तो अब आप देखिए कोण 5 और कोण 6 बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है हमारे, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, कोण B, यानी कि कोण B जो है वो किससे मिलके बना होगा, कोण 5 और कोण 6 से, और कोण 5 और कोण 6 यहाँ पर कितने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो मतलब कि कोण B जो है समद्विभाजित हो रहा है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे, विकर्ण BD, विकर्ण BD जो है वो कोण B को समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि कोण 5 और कोण 6 बराबर हो रहे हैं। तो विकर्ण BD कोण B को समद्विभाजित करता है, यही हमें प्रश्न में दर्शाना था। विकर्ण BD जो है कोण B को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। समीकरण 6 में हमने निकाला था कोण 5 बराबर कोण 8, ठीक है। कोण 5 और कोण 8 बराबर है, एकांतर अंतःकोण हमने निकाले थे समीकरण 6 में। और समीकरण 4 में हमने निकाला था कोण 5 और कोण 7 बराबर होंगे, कोण 5 और कोण 7 बराबर हमने निकाले थे, सम्मुख भुजाओं के बराबर कोण होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, कोण 5 और कोण 7। अब आप देखिए कोण 5 कोण 8 के भी बराबर है, और कोण 5 कोण 7 के भी बराबर है। तो जब हम समीकरण 4 और 6 को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोण 7 बराबर कोण 8, क्योंकि कोण 7 जो है वो कोण 5 के बराबर है, और कोण 8 भी जो है कोण 5 के बराबर है। तो कोण 7 बराबर कोण 8 हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो कोण डी है वो किससे मिलके बना है, कोण 7 और कोण 8 से, ठीक है। और कोण 7 और कोण 8 हमारे बराबर है, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि जो विकर्ण BD है वो कोण डी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब कि समद्विभाजित कर रहा है। तो हम कह देंगे कोण विकर्ण BD कोण डी को समद्विभाजित करता है, क्योंकि कोण 7 और कोण 8 जो है वो बराबर है। और हमें यही सिद्ध करना था कि विकर्ण BD जो है कोण डी को समद्विभाजित करता है, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 8 में हमें दिया गया ABCD एक आयत है, ठीक है। तो जो दिया गया उसे भी हम लिखते चलते हैं। हमें दिया गया ABCD एक आयत है, तो हमने एक ABCD का आयत बना लिया, जिसमें हमें क्या दिया गया है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो पहले तो जो आयत है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। आयत में हमें पता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB और CD सम्मुख भुजाएं हैं तो ये बराबर होंगी। उसी तरह DA और BC सम्मुख भुजाएं हैं तो ये भी बराबर होंगी। और हमें आयत का एक और गुण पता है, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो हमने आयत के बारे में लिख लिया अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। हमें दिया गया एक विकर्ण AC, हम विकर्ण AC जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो हमने एक विकर्ण खींचा AC, और जो कोण A है उसको समद्विभाजित करेगा। तो ये दोनों कोणों को हमने मान लिया कोण 1 और कोण 2। तो ये विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, तो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब आप देखिए कोण A कितने का था,
90 डिग्री का। जब विकर्ण AC इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो कोण A और कोण दो दोनों कितने के हो जाएंगे? 45 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर होंगे? कोण A बटे 2 के। कोण A के आधे होंगे और A कितना है? 90। 90 का आधा कितना होगा? 45। तो कोण A और कोण 2 दोनों बराबर होंगे और कितने के होंगे? 45 डिग्री के होंगे। उसी तरह प्रश्न में दिया गया है AC जो है वो कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोण C हमें पता है 90 डिग्री का है, समद्विभाजित करेगा तो दो कोणों में समद्विभाजित कर रहा है, कोण 3 और कोण 4 में। तो कोण 3 और कोण 4 कितने के हो जाएंगे? 45 डिग्री के। कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 45 डिग्री। तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो अभी हमने वो लिखा जो प्रश्न में दिया गया है। आइए अब हम इस प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं, जिसमें ABCD एक वर्ग है, ये हमें दर्शाना है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 45 डिग्री कैसे? क्योंकि कोण एक ये एक आयत है ABCD, तो सारे कोण 90 डिग्री के होंगे, तो कोण A भी 90 डिग्री का होगा। और विकर्ण AC जो है वो कोण एक को दो बराबर भागों में बांटता है, तो बराबर भाग कितने के होंगे? दोनों 45-45 डिग्री के। तो कोण 1 और कोण 2 दोनों कितने के होंगे? 45 डिग्री के। उसी तरह विकर्ण AC कोण C को भी दो बराबर भागों में बांटता है, कोण C भी 90 डिग्री का है। तो कोण C के जो दोनों बराबर भाग हैं, कोण 3 और कोण 4, ये कितने के होंगे? 45 डिग्री के। तो कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप देखिए कोण 1 भी 45 डिग्री का है, कोण 2 भी 45 डिग्री का है, कोण 3 भी 45 डिग्री का है और कोण 4 भी 45 डिग्री का है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 45 डिग्री। तो हमने अभी निकाला कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4 सब 45 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। तो हमने कह दिया कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 और कोण 3 बराबर हो गए। ठीक है, अब हमने अध्याय 7 में प्रमेय 7.3 पढ़ी थी, उसका भी वीडियो है। उसमें हमने पढ़ा था त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तभी हम इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब त्रिभुज ABC में, ये जो नीला त्रिभुज है त्रिभुज ABC में आप देखिए तो कोण 1 और कोण 3 बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। कोण 1 की सम्मुख भुजा है BC और कोण 3 की सम्मुख भुजा है AB। तो हम कह देंगे AB बराबर BC, तो AB और BC बराबर हो जाएंगे। इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। तो अभी हमने निकाला AB बराबर BC समीकरण 1 में, तो AB और BC बराबर लंबाई के होंगे। AB बराबर CD, AB और CD बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। ABCD एक आयत है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो AB और CD बराबर हो जाएंगे, तो CD की लंबाई भी हम AB के बराबर कर देंगे। उसी प्रकार BC बराबर DA, BC और DA बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। दिया गया चतुर्भुज क्या है? आयत है। तो DA को हम BC के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो हम लिख देंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर हो गई। अब हमें पता है कि अगर आयत की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो एक वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग में हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और आयत के भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर आयत की चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वो एक वर्ग कहलाएगा। तो अर्थात ABCD क्या होगा? एक वर्ग होगा। यही हमें पहले भाग में सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। आइए अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने विकर्ण खींच लिया BD। ठीक है, BD विकर्ण खींच लिया। अब त्रिभुज ABD पीले त्रिभुज में और त्रिभुज CBD हरे त्रिभुज में। अब देखिए AB बराबर CB, AB और CB बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्ग की भुजाएं हैं। अभी हमने सिद्ध किया ABCD क्या है? हमारा वर्ग है। पहले भाग में हमने सिद्ध कर दिया था ABCD वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो AB बराबर CB होगा। ये भुजा है तो हमने S लिख देंगे साइड। अब देखिए BD बराबर BD, ये तो बराबर ही होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अभी भुजा है तो हम S लिख देंगे साइड। अब DA बराबर DC, DA और DC बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वर्ग की भुजाएं हैं और हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा है S लिख देंगे साइड के लिए। अब SSS नियम से, SSS नियम से क्रम लिखना तो बहुत ही आसान है, आपको पता है।
ठीक है, पहले पहले अक्षर को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एबीडी, और दाईं तरफ क्या हो जाएगा सीबीडी। तो हम कह देंगे त्रिभुज एबीसी एबीडी और त्रिभुज सीबीडी जो है वो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, हम कह देंगे त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज सीबीडी सर्वांग सम है। तो अभी हमने सिद्ध किया त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज सीबीडी सर्वांग सम है। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज सीबीडी ये दोनों सर्वांग सम है। हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होंगे, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो क्रम देख लेते हैं एबीडी और यहाँ पर सीबीडी, तो वही क्रम रखा, तो कोण एबीडी बराबर कोण सीबीडी होगा। कोण एबीडी ये और कोण सीबीडी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि विकर्ण बीडी जो है कोण बी को समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि कोण एबीडी और कोण सीबीडी इन दोनों से मिलकर ही तो कोण बी बन रहा है, और ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह पाएंगे विकर्ण बीडी कोण बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, फिर से हमने लिख लिया एबीडी और सीबीडी जो है सर्वांग समत्रिभुज है, तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो कोण बीडीए, ठीक है, अब क्रम देखिए बी से चले डी तक, तो जो है जो पहला था उसको आखिरी में रख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा बीडीए। तो दाईं तरफ भी वही करना पड़ेगा, पहले को आखिरी में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा बी और डी तो वैसे ही रहेगा, अब सी आखिरी में चला जाएगा, तो कोण बीडीसी। तो कोण बीडीए ये वाला कोण बीडीए बराबर कोण बीडीसी। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि कोण विकर्ण बीडी कोण डी, ठीक है, क्योंकि बीडीए और बीडीसी, बीडीए ये वाला कोण और ये वाला कोण बीडीसी ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारा कोण डी बनाते हैं। और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं बीडीए और बीडीसी, तो हम कह पाएंगे कि विकर्ण बीडी जो है वो कोण डी को समद्विभाजित करता है। और यही हमें सिद्ध करना था दूसरे भाग में कि विकर्ण बीडी दोनों कोणों कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, तो हमने यही दर्शा दिया। तो हम कह पाएंगे यहाँ पर इति सिद्धम। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 9, ये प्रश्न देखने में बहुत बड़ा है, इसके 5 भाग हैं, पर यह है बहुत आसान और बहुत छोटा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम समझते हैं। हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम समांतर चतुर्भुज में क्या होता है वो देख लेते हैं। हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ए बी और डी सी ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये बराबर भी होंगी और ये समानांतर भी होंगी। तो ए बी समांतर डीसी और ए बी बराबर डीसी। उसी तरह दूसरी सम्मुख भुजाएं कौन सी ए डी और बी सी। तो ए डी और बी सी ये आपस में समानांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। ठीक है, अब हमें दिया गया बी डी विकर्ण, तो हमने बी डी विकर्ण खींच दिया। उस पर बिंदु दे रखे हैं पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू किस प्रकार दे रखे हैं कि डीपी बराबर बी क्यू, डीपी और बी क्यू बराबर हो। ठीक है, और बाकी आगे और आकृति बना रखी है इसके अंदर ना, ए को पी से जोड़ रखा है, ए को क्यू से जोड़ रखा है, उसी तरह सी को पी से और सी को क्यू से जोड़ रखा है। तो एक चतुर्भुज जैसा कुछ बना रखा है और हमें इसमें 5 जो चीजें हैं जो वो दर्शानी है। ठीक है, तो हम सबको एक एक करके हल करेंगे। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज पीडीए, ऊपर वाला त्रिभुज पीडीए नीला वाला, और त्रिभुज क्यूबीसी पीला वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पीडी बराबर क्यूबी, पीडी बराबर क्यूबी ये हमें प्रश्न में ही दे रखा है। तो डीपी बराबर बी क्यू दे रखा है, उसको हम पीडी बराबर क्यूबी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पीडी बराबर क्यूबी ये दे रखा है प्रश्न में, और ये भुजा है तो हम लिख देंगे एस साइड। अब कोण पीडीए बराबर कोण क्यूबीसी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे पीडीए और क्यूबीसी। ठीक है, पीडीए ये वाला कोण बराबर क्यूबीसी ये इस कोण के, क्यों बराबर होंगे ये दोनों कोण, क्योंकि ये एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, तो एडी और बीसी समांतर रेखाएं होंगी, और जो बी डी रेखा है वो एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एकांतर कोण है हमारे पीडीए और क्यूबीसी।
पीडीए और क्यूबीसी एकांतर कोण है तो ये बराबर होंगे। कोण है तो हम इसको कह देंगे ए एंगल। अब डीए बराबर बीसी, डीए बराबर बीसी, ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है और हमें पता है समांतर चतुर्भुजों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, एस ए एस नियम। अच्छा, डीए भुजा है तो हमने एस लिख दिया, तो एस ए एस नियम, एस ए एस नियम में क्रम लिखना मैंने बताया था, बहुत आसान है, सिर्फ भुजाओं को देखो आप। ठीक है, क्योंकि जो कोण है वो तो दोनों भुजाओं के बीच का ही कोण होता है, तभी एस ए एस बनता है। ठीक है, तो भुजा में बाईं तरफ देखिए डी, ठीक है, फिर दूसरी भुजा डी से शुरू होनी चाहिए, डी से ही शुरू हुई, गई है तक, तो डी ए। ठीक है, त्रिभुज लगा देंगे, सर्वांग सम का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी तरफ दाईं तरफ क्यू से गए बी तक, क्यू बी, तो दूसरी भुजा बी से शुरू होनी चाहिए, वही शुरू बी से गए सी तक, क्यू बी सी। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे, त्रिभुज पी डी ए सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू बी सी के, किस नियम से? एस ए एस नियम के द्वारा। तो अभी हमने निकाला त्रिभुज पीडीए सर्वांग सम है त्रिभुज क्यूबीसी के, त्रिभुज पीडीए और त्रिभुज क्यूबीसी सर्वांग सम है। तो इस जो ये जो सर्वांग सम है इसमें हम क्रम को जो है बदल सकते हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ, पर एक जैसा बदलना होगा। ठीक है, तो हम जो आखिरी अक्षर है उसको सबसे पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारा ए पी डी। उसी तरह दाईं तरफ भी आखिरी अक्षर को पहले ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा सी क्यू बी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू सी बी के। ठीक है, क्योंकि जो हम बाईं तरफ करेंगे वही हमें दाईं तरफ करना है, तो हमने आखिरी अक्षर को पहले ले आए तो हो गया हमारा एपीडी, दाईं तरफ भी आखिरी अक्षर को पहले ले आए तो हमारा हो गया सी क्यू बी। और यही हमें पहले भाग में सिद्ध करना था, त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू सी बी के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इति सिद्धम। अब हमें पता है दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो त्रिभुज एपीडी और त्रिभुज क्यूसीबी में सर्वांग सम त्रिभुजों में सर्वांग संगत भाग बराबर होंगे, मतलब संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ संगत भुजाएं देखनी है, तो यहाँ पर क्रम भी बहुत आसान है, पहला और दूसरा अक्षर लेना है, एपी, दाईं तरफ भी पहला दूसरा लेंगे तो सी क्यू, एपी बराबर सी क्यू आ गया, एपी बराबर सी क्यू, ये एपी है और ये सी क्यू, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था दूसरे भाग में, एपी बराबर सी क्यू। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया और लिख दिया इति सिद्धम, और एपी बराबर सी क्यू को हमने मान लिया समीकरण 1, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी प्रश्न के 5वें भाग को हल करने में। अब तीसरे और चौथे भाग को हल करने के लिए इस प्रश्न के त्रिभुज क्यूबीए, यह है त्रिभुज क्यूबीए पीला वाला, और त्रिभुज पीडीसी ये नीला वाला त्रिभुज पीडीसी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्यूबी बराबर पीडी, क्यूबी बराबर पीडी, क्यूबी ये वाली भुजा और पीडी ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, बी क्यू को हमने लिख दिया क्यूबी और टीपी को हमने लिख दिया पीडी, तो क्यूबी बराबर पीडी ये हमें प्रश्न में दिया गया है, भुजा है तो हम एस लिख देंगे साइड। अब आगे बढ़ते हैं, कोण क्यूबी ए, ये है कोण क्यूबी ए बराबर कोण पीडीसी, ये है कोण पीडीसी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो हमारी समांतर भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की ए बी और सी डी, इनको तिर्यक रेखा काट रही है बीडी। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण, ठीक है, क्यूबीए क्यूबीए और पीडीसी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया कोण क्यूबीए बराबर कोण पीडीसी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतःकोण है, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, उनको तिर्यक रेखा बीडी काट रही है। अब ये कौन है तो हम ए लिख देंगे एंगल के लिए। अब बी ए बराबर डी सी, बी ए और डी सी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने कारण लिख दिया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो बी ए बराबर हो गया डी सी। अब एस एस और ये भुजाएं तो हमने लिख दिया एस। अब देखिए एस ए एस नियम से, ठीक है, तो क्रम देख लेते हैं। क्रम के लिए मैंने बताया था अगर एस ए एस नियम आ रहा है तो सिर्फ भुजाओं को देखिए, क्योंकि कोण उन दोनों भुजाओं के बीच में ही होगा। देखिए कोण दोनों भुजाओं के बीच में है, तो बाईं तरफ क्यू बी, क्यू से चले बी तक, तो दूसरी भुजा जो है बी से शुरू होनी चाहिए, हो रही है, बी से कहाँ जा रही है, तो हम लिख देंगे ए, ये सर्वांग सम होगा। दाईं तरफ देख लेते हैं, पी से चले डी तक तो पी डी, दूसरी भुजा डी से शुरू होनी चाहिए, डी से शुरू हो रही है, कहाँ जा रही है सी,
तो सी लिख दिया। तो यही हमने लिख दिया, त्रिभुज क्यूबीए सर्वांग सम होगा त्रिभुज पीडीसी के। किस नियम के द्वारा? एसएएस नियम के द्वारा। तो हमने निकाला त्रिभुज क्यूबीए और त्रिभुज पीडीसी सर्वांग सम है। अब हम इन त्रिभुजों के क्रम में एक जैसा बदलाव कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आखिरी वाले को पहले ले जाएंगे। तो आखिरी में क्या है, ए, तो ए आ गया, फिर क्यूबी, तो क्यूबी, ए क्यूबी। तो दाईं तरफ भी वही करना पड़ेगा, आखिरी वाले को पहले ले आएंगे तो सी सबसे पहले आ जाएगा, तो सी, फिर पीडी, तो सीपीडी। तो हम कह देंगे त्रिभुज ए क्यूबी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीपीडी के। तीसरे भाग में हमें यही बताना था, त्रिभुज ए क्यूबी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सीपीडी के। तो इति सिद्धम कह देंगे हम। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, ठीक है, संगत भुजाएं भी बराबर होंगे। किस नियम से? सीपीसीटी के नियम से, ठीक है। तो पहला और दूसरा अक्षर ले लीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा? सीपी के। और ए क्यू बराबर सीपी है, ये हमें चौथे भाग में सिद्ध करना था, ठीक है। ए क्यू और सीपी आपस में बराबर होंगे, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। और ए क्यू बराबर सीपी को हम मान लेते हैं समीकरण 2, क्योंकि ये हमें इस प्रश्न के पांचवें भाग को सिद्ध करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए अब हम इस प्रश्न के पांचवें भाग को सिद्ध करते हैं। एपी बराबर सी क्यू, एपी और सी क्यू बराबर है, ये हमने समीकरण 1 में निकाला था। उसी तरह ए क्यू बराबर सीपी, ए क्यू और सीपी बराबर है, ये हमने समीकरण 2 में निकाला था। इसी अध्याय 8 की प्रमेय 8.3 क्या कहती है? यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज एपीसीक्यू, एपीसीक्यू में सम्मुख भुजाएं एपी, एपी और सी क्यू बराबर है। उसी तरह ए क्यू और सीपी बराबर है, ये दोनों सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर है। तो एपीसीक्यू क्या होगा? हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा, और यही मुझे पांचवें भाग में सिद्ध करना था। तो हमने सिद्ध कर दिया कि एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इति सिद्धम। प्रश्न 10। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है। हमें दिया गया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये लिखा हुआ है। तो हमने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो समानांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो ए बी और सी डी ये सम्मुख भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, तो ये बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। उसी तरह दूसरा युग्म सम्मुख भुजाओं का एडी और बीसी, एडी और बीसी ये समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। तो ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज हमें प्रश्न में दिया गया है। और हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? एपी और सीक्यू शीर्षों से ए और सी से विकर्ण बीडी, ठीक है। तो हम पहले विकर्ण बीडी बना लेते हैं, हमने विकर्ण बीडी बना लिया। अब कहा गया है कि एपी जो है शीर्ष ए से विकर्ण बीडी पर लंब है, ठीक है। तो हम क्या पाएंगे? एपी लंब है बीडी पर, एपी जो है वो बीडी पर लंब है। उसी प्रकार दिया गया है सीक्यू जो है सी से विकर्ण बीडी पर लंब है, ठीक है। तो हम क्या पाएंगे? सीक्यू लंब है बीडी पर, तो सीक्यू लंब है बीडी पर, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या पाएंगे? कोण एपी क्यू, ये वाला कोण, कोण एपी क्यू बराबर कोण सी क्यू डी, ये दोनों कोण कितने के बराबर है? 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? लंब है, ये लंब है, विकर्ण बीडी पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का ये तो ये सब चीजें हमें प्रश्न में दी गई हैं। और इस प्रश्न के दो भाग है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। पहले भाग में हमें त्रिभुज एपीबी को सर्वांग सम करना है त्रिभुज सीक्यूडी के। त्रिभुज एपीबी ये वाला जो त्रिभुज है इसको हमें सर्वांग सम करना है त्रिभुज सी क्यू डी के, त्रिभुज सी क्यू डी के सर्वांग सम हमें करना है, ठीक है। और दूसरे भाग में हमें बताना है एपी बराबर सी क्यू, ठीक है। तो वो हम सीपीसीटी से बता देंगे, एपी और सी क्यू बराबर है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। अब हम इसको हल करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज एपीबी और त्रिभुज सीक्यूडी में जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने उन दोनों त्रिभुजों में, तो ये रहा हमारा त्रिभुज एपीबी और ऊपर रहा हरा वाला त्रिभुज हमारा सीक्यूडी। इसमें देखिए कोण एपीबी, कोण एपीबी ये वाला कोण बराबर कोण सीक्यूडी, क्यों? क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, लंबवत है एपी और सीक्यू विकर्ण बीडी पर, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ये हमें दिया गया प्रश्न में क्योंकि ये लंबवत है और ये कोण है, तो हमने ए लिख दिया एंगल के लिए। उसी प्रकार देखिए कोण पीबीए, ये वाला कोण पीबीए बराबर कोण क्यूडीसी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए बी
और डीसी, दो समांतर रेखाएं हैं, उनको तिर्यक रेखा डीबी काट रही है। तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। और कोण पीबीए ये वाला कोण और कोण क्यूडीसी ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो और दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। तो हम कह देंगे कोण पीबीए बराबर कोण क्यूडीसी। कोण है तो ए लिख देंगे एंगल। अब बी ए बराबर डी सी, बी ए और डी सी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, अब आप भुजा है तो हम एस लिख देंगे साइड के लिए। तो अब ए एस नियम से, तो ए एस नियम से क्रम लिखने का आसान तरीका बताता हूँ मैं दोस्तों आपको। ठीक है, जो भी कोण है, पहला कोण उसका बीच का, दूसरे नंबर का, दूसरे कोण का भी दूसरे नंबर का और भुजा का भी दूसरे नंबर का। ठीक है, तो जिसको मैंने लाल रंग से दिखाया है तो क्या हो जाएगा, पी पी बी ए, तो हो गया मेरा त्रिभुज पीबीए। ठीक है, उसी तरह दाईं तरफ करेंगे, दूसरा 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 लेंगे सबका, तो हो जाएगा क्यू डी सी, क्यू डी सी। ठीक है, तो त्रिभुज पीबीए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज क्यू डी सी के, किस नियम के द्वारा, एएएस नियम के द्वारा। तो दोस्तों अभी हमने निकाला त्रिभुज पीबीए सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू डी सी के, पर हमें प्रश्न में बताना है त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू डी के। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आखिरी अक्षर है उसको सबसे पहले ले आएंगे, दोनों जगह दाईं तरफ और बाईं तरफ। ठीक है, तो सब आखिरी क्या है, ए है, तो ए पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा मेरा ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी। तो दाईं तरफ भी आखिरी अक्षर क्या सी है, तो सी पहले आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा सी क्यू डी। तो यही मुझे सिद्ध करना था, त्रिभुज ए पी बी बराबर त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी के। ठीक है, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के, यही मुझे सिद्ध करना था पहले भाग में, तो हमने लिख दिया इति सिद्धम। ठीक है, अब हमें पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में लिख देते हैं सीपीसीटी। ठीक है, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर जो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम आए उनके पहले और दूसरे अक्षर को लिख लेते हैं, एपी और दाईं तरफ हो जाएगा सी क्यू। तो एपी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, सी क्यू। एपी और सी क्यू मेरे बराबर हो जाएंगे। इस प्रश्न के दूसरे भाग में हमें यही बताना था, एपी बराबर सी क्यू, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार हमने प्रश्न 10 को पूरा हल कर दिया है। प्रश्न 11, दोस्तों देखने में ये प्रश्न बहुत ही बड़ा लग रहा है और इसकी जो आकृति दी गई है वो भी रॉकेट जैसी लग रही है, पर ये प्रश्न बहुत ही आसान है और हम इसके सभी भागों को बड़ी आसानी से हल करेंगे। तो जो प्रश्न में दिया गया हम उसको समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी। दूसरा त्रिभुज हमें दिया गया डीएफ, तो हमने दूसरा त्रिभुज बना लिया डीएफ। हमें दिया गया ए बी बराबर डीई, तो ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर है, डीई के, और ए बी भुजा डीई के समानांतर भी है। फिर हमें दिया गया बी सी बराबर ई एफ, बी सी भुजा किसके बराबर है, ई एफ के, और बी सी समानांतर है ई एफ के। ठीक है, तो ये हमने दर्शा दिया। अब हमें शीर्षों को जोड़ना है, ए को जोड़ना है डी से, तो हमने ए को जोड़ दिया डी से। बी को जोड़ना है ई से, तो हमने बी को जोड़ दिया ई से। और सी को जोड़ना है एफ से, तो हमने सी को जोड़ दिया एफ से। ठीक है, अब हमें इस प्रश्न में 6 चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो हम 6 चीजों को दर्शाएंगे, बताएंगे, पर पहले जो दिया गया उसको हम जस्ट लिख लेते हैं। हमें दिया गया है ए बी बराबर डी और ए बी समानांतर डी, और हमें दिया गया है बी सी बराबर ई एफ और बी सी समानांतर ई एफ, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम इस प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं, जिसमें चतुर्भुज एबीडी को समांतर चतुर्भुज दर्शाना है हमें। ठीक है, हमें प्रश्न में दिया गया है ए बी बराबर डी, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, तो ए बी और डी बराबर है। और क्या दिया गया है हमें प्रश्न में, ए बी समानांतर है डी के, ए बी और डी समानांतर है। अब दोस्तों इसी अध्याय 8 के प्रमेय 8.8 की वीडियो में आपने पढ़ा था कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहाँ पर देखिए ए बी और डी, ए बी और डी, ठीक है, ये बराबर है, ए बी बराबर डी है, और ए बी और डी समानांतर भी है, प्रश्न में ही दिया गया है। तो ये जो चतुर्भुज है ए बी ई डी, ये क्या होगा मेरा समांतर चतुर्भुज। तो मैं कह दूंगा ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। कहाँ से, प्रमेय 8.8 से। तो हमने पहले भाग को सिद्ध कर दिया, ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा।
आइए अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं, जहां पर हमें दर्शाना है कि बीईएफसी जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो बीसी बराबर ईएफ, बीसी बराबर ईएफ प्रश्न में दिया गया है। बीसी और ईएफ बराबर होंगे और बीसी और ईएफ समानांतर है, ये भी प्रश्न में दिया गया है। तो बीसी और ईएफ समानांतर है। अब वही प्रमेय 8.8, इसी अध्याय का जो प्रमेय है 8.8, जिसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस प्रमेय में क्या कहा गया है? कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चतुर्भुज है पीला पीला, बी ई एफ सी, बी से चले ई, ई से चले एफ, एफ से चले सी, ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज के एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बीसी और ईएफ, बीसी और ईएफ बराबर भी है, बीसी बराबर ईएफ, और बीसी समानांतर है ईएफ के और समांतर भी है। तो बीई एफ सी क्या होगा मेरा? बीई एफ सी समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, और यही मुझे सिद्ध करना था दूसरे भाग में, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हम कह देते हैं बीएफसी एक समांतर चतुर्भुज है, इति सिद्धम। भाग तीन, भाग तीन में हमें बताना है एडी समानांतर होगा सीएफ के और एडी बराबर सीएफ। तो इस भाग को हल करने के लिए हमने जो भाग एक और भाग दो में सिद्ध किया है, हम उसका उपयोग करेंगे। भाग एक में हमने सिद्ध किया था चतुर्भुज एबीईडी, चतुर्भुज एबीईडी जो है वो समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हमें पता है जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो एबीईडी समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख भुजाएं बीई और एडी बराबर होंगी और बीई और एडी समानांतर होगी, हमने लिख लिया। इसी प्रश्न के दूसरे भाग में हमने सिद्ध किया था बीईएफसी, जो पीला वाला चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होंगी। ठीक है, तो बी समानांतर होगा सी एफ, बी बराबर होगा सी एफ के और बी समानांतर होगा सी एफ के। ठीक है, अब आप देखिए, बी जो है एडी के बराबर है और बी जो है सी एफ के बराबर है, तो एडी और सी एफ आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमने लिख दिया एडी बराबर सी एफ। उसी तरह बी समानांतर है एडी के और बी समानांतर है सी एफ के, तो एडी और सी एफ आपस में समानांतर हो जाएंगे। तो एडी और सी एफ आपस में समानांतर हो गए। यही हमें इस प्रश्न के इस भाग में बताना था कि एडी और सीएफ समानांतर होंगे और एडी और सीएफ बराबर होंगे। तो हमने भाग तीन को सिद्ध कर दिया। भाग चार, इस प्रश्न के भाग चार में हमें दर्शाना है कि एसीएफडी जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो भाग चार को सिद्ध करने के लिए जो हमने भाग तीन में सिद्ध किया था उसका हम उपयोग करेंगे। भाग तीन में हमने सिद्ध किया था एडी बराबर सीएफ, एडी और सीएफ बराबर है और एडी और सीएफ समानांतर भी है। प्रमेय 8.8 हमने पढ़ी थी, उसका हमारा अलग से वीडियो है। प्रमेय 8.8 क्या कहती है? कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहाँ पर देखिए, एडी और सीएफ सम्मुख भुजाएं हैं, एडी और सीएफ बराबर है और एडी और सीएफ समानांतर भी हैं। तो हम कह देंगे जो ए सी एफ डी है, ए सी एफ डी, ये चतुर्भुज क्या होगा मेरा? ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने कह दिया कि ए सी एफ डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समांतर भी है। तो हमने भाग चार को सिद्ध कर दिया। इस प्रश्न के भाग पांच में हमें सिद्ध करना है AC बराबर DF। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो भाग चार में सिद्ध किया है, क्या सिद्ध किया था? चतुर्भुज एबीसी ACFD, चतुर्भुज ACFD समांतर चतुर्भुज है। अब हमें पता है प्रमेय 8.82 में हमने पढ़ा था, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ACFD समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो AC और DF ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं ACFD चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की, तो ये दोनों जो है बराबर होंगी, तो AC बराबर DF होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। अब AC को मैं CA लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और FD DF को FD लिख सकता हूँ क्योंकि ये लंबाई है। AC और CA एक ही चीज है, उभयनिष्ठ भुजाएं, और DF और FD भी उभयनिष्ठ भुजाएं। ठीक है, तो हमने AC को लिख दिया CA और DF को लिख दिया FD, जिसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इस प्रश्न के छठवें और आखिरी भाग में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में। यह है त्रिभुज एबीसी और यह है त्रिभुज डीईएफ। ए बी बराबर डी,
ए बी और डी बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, ए बी बराबर डी। ठीक है, तो ये प्रश्न में दिया गया है और ये भुजा है तो हमने लिख दिया एस। उसी प्रकार प्रश्न में हमें दिया गया है बी सी बराबर ई एफ, तो हमने लिख दिया बी सी बराबर ई एफ। बी सी और ई एफ बराबर होंगे, भुजा है तो हमने एस लिख दिया। और अभी हमने समीकरण एक में निकाला था सी ए बराबर एफ डी, सी ए और एफ डी बराबर होंगी। ठीक है, ये हमने अभी समीकरण एक में निकाला था, ये भी भुजा है तो इसको लिख देंगे हम एस। ठीक है, तो अब हमारा एस 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 नियम से क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज सर्वांग होंगे, उसका क्रम क्या होगा, पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं हम, एस 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 में पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं, पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं जिसको मैंने नीले से दिखाया है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग होगा त्रिभुज डीईएफ के, किस नियम से, एस 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 के नियम से। ठीक है, और इस भाग में मुझे यही दर्शाना था, त्रिभुज एबीसी सर्वांग होगा त्रिभुज डीईएफ के, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 12 में हमें दिया गया एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी ये दोनों समानांतर हैं, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और हमें दिया गया एडी भुजा बीसी भुजा के बराबर है। ठीक है, तो एडी भुजा और बीसी भुजा आपस में बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और इस प्रश्न के चार भाग हैं, तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या बताना है हर भाग में। पहले भाग में हमें बताना है कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए और कोण बी बराबर होंगे, ये हमें बताना है। दूसरे भाग में हमें बताना है कोण सी बराबर कोण डी, तो कोण सी और कोण डी बराबर होंगे, ये हमें बताना है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में हमें बताना है त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीएडी के, ये जो हरा वाला त्रिभुज है ये है त्रिभुज एबीसी, ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज बीएडी के, ये पीले वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। ठीक है, ये हमें तीसरे भाग में बताना है। और चौथे भाग में हमें बताना है विकर्ण एसी, ये जो विकर्ण एसी है ये बराबर होगा विकर्ण बीडी के, इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी, ये हमें इस प्रश्न के चौथे भाग में बताना है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जो हमें दिया गया है उसे फिर से लिख लेते हैं। एबीसीडी एक समलंब है, AB और DC जो है समानांतर भुजाएं हैं समलंब की, और AD बराबर BC, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब हम कुछ रचना कर लेते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। क्या रचना करते हैं हम, AB को बढ़ाइए, तो हमने AB को बढ़ाया, एक AB को आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए, C से DA के समांतर, जो DA भुजा है इसके समानांतर हमने खींचा C से भुजा। ठीक है, DA के समानांतर खींची, जो कि भुजा एबी को जो बढ़ाया है हमने, ठीक है, बढ़ी हुई भुजा एबी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है ये दोनों, इसको बिंदु को हमने क्या मान लिया, ई बिंदु मान लिया। ठीक है, ए बी समानांतर है डीसी के, ये हमें प्रश्न में दिया गया है, ए बी और डीसी समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ए और डीसी भी समानांतर होंगे। ठीक है, क्योंकि ए क्या है, ए बी को जब हमने आगे बढ़ाया तो ए बना। ठीक है, तो ए बी भुजा को जब आगे बढ़ाया तो ही ए बना, तो जब ए बी और डीसी समानांतर हैं तो ए और डीसी भी समानांतर होंगे। ठीक है, तो हम कह देंगे ए और डीसी समानांतर हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी और डीसी समानांतर है, ये प्रश्न में दिया गया है। अब हमने रचना की थी एडी समानांतर सी खींचा था, एडी के समानांतर ही सी भुजा खींची थी हमने। ठीक है, ये हमने रचना की थी। अब हमने अध्याय 8 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एई और डीसी, एई और डीसी ये समानांतर हैं। उसी तरह देखिए एडी और सीई, रचना से एडी और सी ये समानांतर है। ठीक है, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एडीसी क्या होगा, हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, क्योंकि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हमने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला एडीसी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, हमने अभी ज्ञात किया एडीसी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो एडी बराबर सी होगा, क्यों,
क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज ADCE की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, ADCE समांतर चतुर्भुज है और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और हमें प्रश्न में दिया गया है AD बराबर BC, AD और BC बराबर है, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए AD जो है वो CE के भी बराबर है और AD जो है BC के भी बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि BC बराबर CE होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो BC और CE बराबर होंगे, ये जो भुजा है BC और ये जो भुजा है CE, ये दोनों की लंबाई बराबर होगी। त्रिभुज BCE में ये जो पीला वाला त्रिभुज है त्रिभुज BCE, इसमें अभी हमने निकाला BC बराबर CE, BC और CE भुजाएं जो बराबर हैं। ठीक है, हमने प्रमेय 7.2 पढ़ी थी, अध्याय 7 में हमने पढ़ा था प्रमेय 7.2। प्रमेय 7.2 कहती है एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो BC और CE बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम यहाँ से कह देंगे कोण E बराबर कोण CB, कोण E बराबर कोण CB। ये हमारा कोण E है और ये कोण है हमारा CB, कोण CB। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। AD और CE भुजा आपस में समानांतर है, ये हमने रचना से किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं AD और CE, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा AE, तिर्यक रेखा AE प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हमने अध्याय 6 में प्रमेय 6.4 को पढ़ा था। प्रमेय 6.4 कहती है यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पर वो तिर्यक रेखा कौन सी है AE, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, तो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं कौन सी है AD और CE, AD और CE दो समांतर रेखाएं हैं, को प्रतिच्छेद करे, को काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा जो हमारी AE है उसके हम नीचे की तरफ के दोनों कोणों का योग देखेंगे 180 डिग्री होता है। तो कोण A धन कोण E बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब समीकरण 1 में हमने माना था कोण E बराबर कोण CB, इसको हमने समीकरण 1 माना था, तो कोण E की जगह हम क्या रख देंगे कोण CB। ठीक है, ये है कोण आपका CB, तो हम बस यहाँ पर कोण E की जगह रख देंगे कोण CB। तो हमने कोण E की जगह रख दिया कोण CB, तो हमारा हो गया कोण A धन कोण CB बराबर 180 डिग्री। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कोण B, ये वाला कोण B धन कोण CB बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म बना रहे हैं, और हमें पता है रैखिक युग्म अगर दो कोण बनाते हैं तो उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या एक ही रेखा के ऊपर हैं। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। समीकरण 2 में हमने निकाला था कोण A धन कोण CB। ठीक है, ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना था 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कोण B धन कोण CB भी 180 डिग्री है, कोण A धन कोण CB भी 180 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण A धन कोण CB ये 180 के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे बराबर कोण B धन कोण CB। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए CB से CB कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोण A बराबर कोण B। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था पहले भाग में, कोण A बराबर कोण B, तो हमने सिद्ध कर दिया कि कोण A कोण B के बराबर है। ठीक है, अब हम कोण A बराबर कोण B को मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता आगे के भागों को सिद्ध करने में पड़ेगी। तो कोण A बराबर कोण B को हमने मान लिया समीकरण 3। आइए अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग को सिद्ध करते हैं, जिसमें हमें बताना है कोण C बराबर कोण D। ए बी समानांतर है DC के, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है, ए बी और DC समानांतर है, ए बी और DC समानांतर है। अब यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं ए बी और DC। ठीक है, ए बी और DC समांतर रेखाएं हैं, प्रश्न में दिया गया है को एक तिर्यक रेखा AD प्रतिच्छेद कर रही है, AD रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब वही प्रमेय 6.4 फिर से पढ़ लेते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तिर्यक रेखा के दाईं तरफ के दोनों कोणों का योग हम देखेंगे। ठीक है, तो दाईं तरफ कौन कौन से कोण है, कोण A धन कोण D, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। ए बी समानांतर है DC के, प्रश्न में ही दिया गया ए बी और DC भुजाएं समानांतर हैं।
ए बी और डी सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दो समांतर भुजाओं ए बी और डी सी को एक तिर्यक रेखा बी सी काट रही है, तिर्यक रेखा बी सी काट रही है। ठीक है, अब वही प्रमेय जैसे हम लोग 4 में हमने पढ़ा है अध्याय 6 में कि एक तिर्यक रेखा अगर दो समांतर रेखाओं को काटे तो एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हम कह देंगे कोण बी धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के कोण, ठीक है, एक ही ओर के कोण का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। समीकरण 4 में हमने निकाला था कोण ए धन कोण डी बराबर 180 डिग्री। उसी तरह समीकरण 5 में हमने निकाला था कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब आप देखिए दोनों समीकरणों में बराबर कितना है, 180 डिग्री के, तो ये दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे, समीकरण 4 बराबर समीकरण 5। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण बी धन कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए धन कोण डी, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, अब समीकरण 3 में हमने निकाला था और भाग 1 में हमने सिद्ध किया था कोण ए बराबर कोण बी। तब हम यहाँ पर कोण बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोण ए रख सकते हैं, क्योंकि कोण बी किसके बराबर है, कोण ए के। तो यहाँ पर बस हम कोण बी की जगह रख देंगे कोण ए और बाकी वैसे की वैसे ही रख देंगे कोण सी बराबर कोण ए धन कोण डी। ठीक है, बाकी भाग वैसे ही रख दिया। अब कोण ए से कोण ए कट जाएगा तो हमारा बचेगा कोण सी बराबर कोण डी। ठीक है, कोण सी बराबर कोण डी, यही हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना था, कोण सी बराबर कोण डी। तो हम कह देंगे इति सिद्धम, दूसरा भाग हमने सिद्ध कर दिया। भाग 3 में हमें बताना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीएडी सर्वांगसम होंगे। तो पहले तो हम विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी को जोड़ लेते हैं। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीएडी में तो ये रहा त्रिभुज एबीसी हरा वाला और पीला वाला त्रिभुज बीएडी। इसमें ए बी बराबर बी ए बी और बी ए तो एक ही भुजा है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये बराबर होंगे आपस में, भुजा है तो हमने लिख दिया एस। कोण बी बराबर कोण ए, ये हमने समीकरण 3 में निकाला था। ठीक है, कोण बी और कोण ए बराबर है आपस में और भाग 1 में सिद्ध भी किया था। ठीक है, और कोण है तो हम ए लिख देंगे एंगल। बीसी बराबर एडी, बीसी और एडी भुजा आपस में बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया एडी बराबर बीसी, तो हमने लिख दिया बीसी बराबर एडी, ये प्रश्न में दिया गया हमें। भुजा है तो हम लिख देंगे एस। अब ऐसे एस नियम के द्वारा, ठीक है, ऐसे एस नियम के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बस उनका क्रम देख लेते हैं, क्रम देखना बड़ा आसान है। पहली भुजा होता है उसका पहला अक्षर, फिर कोण और फिर दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर। दाईं तरफ भी वही लेंगे, पहली भुजा का पहला अक्षर कोण और दूसरी भुजा का दूसरा अक्षर। तो हमारा ऐसे एस नियम से त्रिभुज कौन कौन सर्वांगसम हो जाएगा, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी के। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम हो जाएंगे, यही हमें तीसरे भाग में सिद्ध करना था। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। ठीक है, दोनों त्रिभुज एबीसी और बीएडी हमारे सर्वांगसम हो गए और हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 12 के चौथे और आखिरी भाग में हमें बताना है विकर्ण एसी बराबर होगा विकर्ण वीडी के। ठीक है, तो अभी अभी हमने भाग 3 में सिद्ध किया था त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएडी के। ठीक है, और हमें पता है अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्रम देखिए पहला और आखिरी लिया हमने, एसी बराबर, तो दाईं तरफ भी पहला और आखिरी लेंगे, बीडी, एसी बराबर बीडी, किस नियम से, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब हिंदी में होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो एसी और बीडी ये दोनों आपस में बराबर हो गए और यही हमें बताना था इस भाग में। ठीक है, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। तो हमने प्रश्न 12 के चारों भागों को सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।